वेलकम फ्रेंड्स, मैं आरजे मनीष लाइव गोज ऑन के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें मैं मिलवाता हूं आपको आरपी पेशेंट से। हम जानेंगे उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में कि कैसे वो आरपी के चैलेंज को फेस कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को खुशी से जी रहे हैं। अभी तक हमारे 10 एपिसोड हो चुके हैं। आपने देखा ही होगा, अभी तक सभी मेल पार्टिसिपेट्स ने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है, लेकिन आज के एपिसोड में एक फीमेल पार्टिसिपेट सामने आई है। उन्होंने बड़ी हिम्मत से इस मंच पर अपने आरपी के एक्सपीरियंस को शेयर किया है। इनका नाम श्रुति है, जो कि कलकत्ता से हैं। तो चलिए जानते हैं इनसे आरपी के साथ इनकी लाइफ में कैसे कैसे चैलेंज आ रहे हैं और कैसे वो उन्हें फेस कर रही है। तो चलिए स्वागत करते हैं श्रुति जी का। वेलकम श्रुति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू मनीष जी। रेडियो उड़ान एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मैंने उसके कुछ वीडियोस भी सुने, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत इंस्पायरिंग भी लगा। जी श्रुति जी, तो श्रुति जी हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आप अभी किस फील्ड में हो? आप अभी स्टूडेंट हो या कुछ जॉब कर रहे हो? मैं मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। अभी इसी साल ही मैंने कंप्लीट की है और मेरी जॉब की ज्वाइनिंग पेंडिंग है। कहाँ पे जॉब मिली आपको? एक मल्टीनेशनल कंपनी में मिली है। प्राइवेट सेक्टर में? जी हाँ, प्राइवेट सेक्टर में। तो वो किस तरह की जॉब है आपकी? ये रिस्क एडवाइजरी की जॉब है। इसमें अपना फाइनेंस और इकोनॉमिक्स कंबाइन हो जाता है और वो सब लगा के कंबाइन करके अपना जो कंपनीज का ऑडिट होता है ना, उसमें इसकी इनपुट्स जाती है। तो श्रुति जी अभी आपका विजन कितना होगा? मेरी सेंट्रल विजन अभी ठीक ही है, 6/18 बोल सकते हो आप। और मेरी पेरिफेरल विजन जो है वो काफी कम है, तो वो लेस देन 10 डिग्रीज है। तो उसकी बदौलत मुझे आपका वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो मिला उसमें 100% का मिला है। अच्छा जी, और कंप्यूटर आप स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर से चलाते हो? हाँ, मैं एज सच नॉर्मली भी चला सकती हूँ, बिकॉज मेरी सेंट्रल विजन अभी फिर भी थोड़ी ठीक है। मैं कलर इन्वर्ट करके चलाती हूँ। अच्छा, तो ये जॉब ली है तो उनको आपने बताया होगा आप डिसेबल हो? हाँ जी, बताया हुआ है। फिर भी उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया? हाँ, इनफैक्ट वो मेरे कॉलेज प्लेसमेंट्स के थ्रू ही लगी थी और वो बहुत एनकरेजिंग थे जब मैंने उन्हें बताया। उन्होंने कहा कि मुझे अपना कॉन्फिडेंस नहीं हारना चाहिए और मैं इस जॉब को डिजर्व करती हूँ। अच्छा, तो श्रुति जी आपको आरपी की शुरुआत कब से हुई? किस एज में आपको पता चला कि आपको कुछ प्रॉब्लम है आंखों में? मेरा डायग्नोसिस आप देखिए, जब मैं 18 साल की थी तब हुआ था, पर मतलब उससे पहले मैं 8th स्टैंडर्ड के आसपास थी, तब मुझे कलर ब्लाइंडनेस थी। मतलब थोड़ी थोड़ी थी, पूरी पूरी नहीं थी। तो 8th स्टैंडर्ड से मुझे कलर ब्लाइंडनेस का पता था। 10th में हमें थोड़ा थोड़ा पता था, बट मेरी विजन काफी स्टेबल थी। उसके बाद में जब 18 ईयर्स के तब एकदम पक्का फाइनल वाला पता चल गया कि आरपी है। 18 ईयर की जब आप हुई तब आपको प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी विजन में? हाँ। देखने में? तब आपने डायग्नोज कराया तो पता लगा आपको आरपी है? हाँ। तो उस वक्त डॉक्टर ने आपसे क्या कहा? डॉक्टर ने एक्चुअली क्या कहा, मैं वहाँ पे आपका अपने मतलब एजुकेशन की वजह से गई हुई थी, मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट्स की जरूरत थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है और ये ग्रेजुअली डिटेरियोरेटिंग एक कंडीशन है। उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक बहुत ही नॉर्मल और अच्छी लाइफ जी सकती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उन्होंने मुझे बहुत सारी मतलब जो लो विजन काउंसलिंग होती है उसकी तरफ में भेजा कि देखिए ये सब टेक्नोलॉजीज आई हुई है और बहुत आराम से आप अपना करियर वगैरह परस्यू कर सकते हैं। जी, उन्होंने आपको मोटिवेट किया पढ़ने के लिए आगे? हाँ, मुझे लकीली मुझे शुरू से जिससे भी मैंने इंटरेक्ट किया, एटलीस्ट डॉक्टर्स से, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है। मेरे मतलब जैसे जो एकदम इनिशियली जिस डॉक्टर ने जिनको मैंने बताया था कि मुझे प्रॉब्लम है, उनको मैं बचपन से दिखाती आ रही थी क्योंकि मैं चश्मे पहनती थी। तो डॉक्टर बहुत अच्छे थे और मेरा उनसे बात होता रहता था, मैं उनसे बहुत क्वेश्चंस वगैरह पूछा करती थी। तो जब उनको पता चला कि मुझे आरपी है और मतलब आसपास में कोई लोग बोल रहा था कि इसकी पढ़ाई का क्या करना है, तो वो ऑलमोस्ट उन लोग पे चिल्ला उठे थे कि इसकी पढ़ाई कोई नहीं छुटवाने वाला है। अच्छा जी, तो उन्होंने स्टडी के लिए आपको पूरा मोटिवेट किया कि पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी, अपना कैरियर जरूर बनाना। हाँ, हर वक्त जितनी बार अपॉइंटमेंट हुई है उतनी बार वो मोटिवेट करते हैं मुझे कि पढ़ाई किसी कीमत पे नहीं छोड़ोगी। तो जैसा कि आपने बताया आपको स्पेक्स थे बचपन से, तो किस एज में आपको चढ़ा था और कितने नंबर का था आपका?
मुझे आपका 8th स्टैंडर्ड में चढ़ा था, मतलब मेरी उम्र 13 साल के करीब होगी, और मुझे सिलिंड्रिकल पावर थी -1.75 एक आंख में, और सॉरी 1.25 एक आंख में, और 0.75 दूसरे आंख में। नॉर्मल था मतलब? हाँ, चढ़ा नॉर्मल था। विजन मेरी लाइक 6/9 6/12 ऐसे के करीब थी। अच्छा जी। तो बाद में आपकी 18 साल के बाद फिर ज्यादा कमजोर होनी स्टार्ट हुई? हाँ, बोल सकते हैं। तो श्रुति जी, कभी आपको ऐसा लगा कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है? डॉक्टर ने आपको बताया होगा तो आपको लगा होगा कि आगे फ्यूचर में मेरा क्या होगा अगर मैं पूरी ब्लाइंड हो गई तो? हाँ, मतलब मेरे को इसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा, 2 साल तो करीब मुझे लगा ही है इसको एक्सेप्ट करने में। मतलब मैंने जो स्ट्रीम छोड़ी थी उसमें आंखों का बहुत कंट्रीब्यूशन था, बहुत डाउट था, तो दो मेरा ध्यान जो था वो इसी तरफ था कि मैं वो पर्टिकुलर स्ट्रीम नहीं परस्यू कर पाई। बट उसके बाद में जब धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मेरी साइट जाने वाली है, तो मैं काफी डाउन फील कर रही थी। तो उससे उभरने के लिए मैं उस समय गूगल किया करती थी कि जिनकी आई साइट नहीं होती है वो लोग क्या क्या करते हैं, और मैंने देखा कि लोगों ने बहुत कुछ किया हुआ है कि मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो गूगल जो है मेरा उस समय एक सहारा बना था। तो आपको मोटिवेशन नेट से भी मिला? नेट में आपने पढ़ा कि ब्लाइंड लोग भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो। और उसके बाद मैंने जैसे गूगल करते करते मैं एक सपोर्ट ग्रुप से जुड़ गई थी, आरती के सपोर्ट ग्रुप से। वहां से भी मुझे बहुत पॉजिटिव सपोर्ट मिला, और फिर मेरे पेरेंट्स भी थे, मेरे पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव रहते शुरू से ही। और आपका स्कूल का और फ्रेंड का कैसा आपके साथ व्यवहार रहा? मैं स्कूल में 12th तक, मतलब मैं एकेडमिक्स में अच्छी रही हूँ। तो स्कूल में किसी को पता नहीं था, मुझे भी नहीं पता था कि मुझे ये है। स्कूल में मैं इंट्रोवर्टेड, जैसे एक इंसान होता है ना चुप रहने वाला, तो मैं नेचुरली इंट्रोवर्टेड हूँ, मतलब मैं बहुत कम बात करने वाले लोगों में से हूँ। तो उधर स्कूल का तो फर्क नहीं पड़ा। मैंने कॉलेज जब ज्वाइन की थी तब फर्स्ट 1-2 साल तो उतना कोई जरूरत नहीं था मुझे बताने का। 3rd ईयर में जब मैं जाके अपनी प्रोफेसर को बताने के लिए गई कि मेरी विजन ऐसी ऐसी है एंड मेरा एकदम डिटोरियोरेट हो रहा है, मैं अपना पेपर खुद से नहीं लिख सकती, मुझे राइटर की जरूरत है, तो उन्होंने अपना सारा सपोर्ट मुझे लाके दे दिया। मतलब राइटर का पेपर वगैरह अरेंज करना, डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना, उसमें उन्होंने मेरी पूरी हेल्प की, मेरी कॉलेज ने हेल्प की। इनफैक्ट मेरा कॉलेज जो है, मतलब मैंने जब स्ट्रीम चेंज किया था, मेरे कॉलेज को पापा ने जब बताया कि ऐसा ऐसा बात है, तो उन्होंने अपना सारा एनर्जी लगा दिया कि किसी भी कीमत पे इसका स्ट्रीम चेंज करवाने में इसकी हेल्प करवानी है। उसके बाद जब मैं अपने मास्टर्स के लिए अपने कॉलेज में गई, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में राइटर नहीं लिया, तो मेरी फर्स्ट सेमेस्टर काफी खराब हो गई थी। उसके बाद मैं प्रिंसिपल के पास जब जाके गई कि मैंने राइटर नहीं लिया, मुझसे गलती हुई है, तो उन्होंने मुझे संभाला और उसके बाद मुझे बोला तुमने क्यों नहीं लिया राइटर, ये तुम्हारा बहुत बड़ा ब्लंडर है। और उसके बाद जब मेरी मम्मा आई उनसे बात करने के लिए, उन्होंने बुलाया था, तो उन्होंने बोला कि नए सपने हर वक्त देखे जा सकते, ये तो बच्ची है। तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था, बहुत एंकरेज किया। कॉलेज जो है हर वक्त एडजस्ट करता था मेरे लिए, मतलब मैं वो बोर्ड वगैरह शिफ्ट कर देते थे, मेरे लिए फर्स्ट सीट जो है वो लोग रिजर्व करके रखते थे कि यही बैठेगी। मैं उनको बोल सकती थी कि मुझे ब्लैक बोर्ड में ब्लू मार्कर से प्रॉब्लम है या ब्लैक मार्कर से प्रॉब्लम है, तो वो लोग दूसरा मार्कर यूज कर देते थे। फिर उसके बाद में आपका मेरा राइटर के लिए जो डेस्क वगैरह का अरेंजमेंट है वो किया उन लोगों ने, बड़े फॉन्ट का पेपर्स इशू किया, मुझे एक्स्ट्रा टाइम देने वाला सब काम किया। तो और स्कूल कॉलेज में ग्रुप भी बनाया गया था कि मतलब डिसेबल स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए, तो उस ग्रुप की भी मैं एक पार्ट थी। श्रुति जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने स्ट्रीम चेंज की थी, तो हमारे लिसनर्स को बताओगे आप पहले किस स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे थे और आपने किस में चेंज किया फिर उसे? मैं पहले एक साइंस की स्टूडेंट थी, जैसे आप समझ सकते हैं। तो उसके बाद मेरे कॉलेज में सच बीएससी इन इकोनॉमिक्स का ऑप्शन रहता था, तो मेरा इकोनॉमिक्स के साथ में मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का ऑप्शन था, मैंने उसमें चेंज किया। अच्छा, तो पहले आप डॉक्टर बनना चाह रहे थे, फिर आपने इकोनॉमिक्स संभाल लिया? हाँ। तो जब आपका विजन था, आप बिल्कुल नॉर्मल थी, तब आपका क्या सपना था बनने का? डॉक्टर था? हाँ जी, पूरी तरह से। तो किस चीज की डॉक्टर बनना चाहते थे आप? ये तो आपका वो स्ट्रीम लेके समझ में आते ना। एज सच मुझे कार्डियो में बहुत इंटरेस्ट था, मुझे न्यूरोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन मेरे कुछ सीनियर्स भी रहे हुए हैं जो कि मतलब जिनसे मेरी बात हुआ करती थी, जो कि डॉक्टर्स बने, तो बाय फाइनल ईयर उनका इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, और एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसा स्कोर करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। अकॉर्डिंगली आपको जो सीट्स मिलती है आप उस बेसिस पे जाते हैं। तो आरती की वजह से आपको ये अपना ड्रीम चेंज करना पड़ा?
हाँ, बट इसमें भी लाइक मेरे जो डॉक्टर्स थे सपोर्टिव थे, वो बोल रहे थे कि आप ले सकते हैं, अब बस सर्जरी ऑप्ट नहीं कर सकते, आप मेडिसिन ऑप्ट कर सकते हैं। बट उसके बाद में मुझे फील हुआ कि मेरा विजन डेटेरियोरेट हो रहा है, तो मैंने फाइनली चेंज किया था। आपको लगा कि कहीं बाद में उसमें भी मुझे प्रॉब्लम ना आए? हाँ, एज अ करियर अगर मैं परस्यू परस्यू नहीं कर पाई, अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाई, तो मैं इसीलिए मैंने चेंज किया। तो श्रुति जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने डॉक्टर से इकोनॉमिक्स में शिफ्ट किया आरती के चक्कर में, तो आरती की जैसे और कुछ भी आप जो पसंद था आपको उसे छोड़ना पड़ा? मैंने पेंटिंग करना छोड़ा था जी। तो मुझे पेंटिंग का बहुत ज्यादा शौक था, और मतलब मुझे स्कूल में इवेंट्स में कई बार प्राइजेस वगैरह भी मिली हुई हैं इस चीज के लिए, और मतलब घर में पूरा पड़ा हुआ है, पूरा डेकोरेटेड, जो मैं इतना कुछ क्या करती थी। तो वो अच्छा। मुझे इवेंचुअली धीरे धीरे छोड़ना पड़ा। अभी आप लॉकडाउन में देखिए ना, सब लोग आर्टिस्ट बने हुए हैं, पेंटिंग करते रहते हैं आधा टाइम। तो वो मैंने छोड़ा था, तो उसके लिए दूसरी हॉबी भी टेकअप करने की कोशिश की थी कि कुछ नया ट्राई करे तो वो खालीपन खत्म होगा। अच्छा, वो आपने शिफ्ट किया हॉबी के अंदर भी? कोशिश किया, अभी भी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि पेंटिंग में तो मैं जब आपका 3rd स्टैंडर्ड में थी तब से मैंने कोर्स ज्वाइन करके रखा हुआ था, तो 10th तक मैं पेंट कर रही थी। मैं वीकेंड्स पे पेंट किया करती थी, तो उतना एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास पेंटिंग जितना एक्सपीरियंस नहीं है, बट मतलब थोड़ा लिखने का कोशिश किया, थोड़ा गिटार बजाने का कोशिश किया। तो गिटार पेंटिंग में आपको कलर्स में प्रॉब्लम आई होगी? पेंटिंग में उतनी प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब जब मैं सीख रही थी उतनी प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी मुझे। और मतलब क्या होता था कि मतलब पेंटिंग कलर्स में तो लिखा रहता है ना कि आपकी ये रेड, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, तो उससे पता नहीं हो जाता था बस। और मोरओवर ये धीरे धीरे डिटेरियोरेट हुआ है, तो उस समय उतना तकलीफ नहीं होता था मुझे। अच्छा जी। तो अब आपने किस हॉबी में शिफ्ट किया? मुझे आपका थोड़ा थोड़ा तो पोएम्स वगैरह लिखने का बहुत शौक है। अच्छा, पोएम्स लिखते हो आप? इंग्लिश में, हिंदी में? दोनों में। तो हमारे लिसनर को कुछ सुनाओगे? मुझे पोएम ढूंढनी पड़ेगी। नहीं, आपने आप तो बोल दिया तो सुनाना पड़ेगा लाइव। जी। इस पोएम का नाम है ये वक्त है बीत जाएगा। ये थोड़ी लंबी है, मैं आपको इसकी शुरुआती लाइन सुना देती हूँ। ठीक है जी। ये वक्त है बीत जाएगा, इसके हर कण में और वक्त ढूंढ लो। क्या आंखें बंद कर लूं मैं, इसे जाते देखना है मुझे। कहीं बिना बोले चला गया तो, कहीं बहुत याद आई तो, अभी ही तो आया था। यह वक्त है बीत जाएगा, जैसे बच्चे का बचपन हो। खत्म होने के बाद भी हम भी बदल जाते हैं। कोई कली से खिले रंगीन फूल बन जाता है, कोई फूल मुरझा जाता है। यह वक्त है बीत जाएगा। बहुत अच्छा श्रुति जी, बहुत अच्छा लिखा आपने। थैंक यू। ये वक्त है बीत जाएगा, शायद ये आपने अपने ऊपर लिखा हो आरपी को भूलने के लिए? हाँ, मैंने पोएम्स लिखना शुरू इसलिए किया था कि मैं आरपी भूल सकूं। ये पोएम एक्चुअली इसकी 3 साइड्स है। मतलब इसका मतलब ये है कि जो वक्त होता है वो इंसान के समय के हिसाब से होता है। तो कभी अगर आप खुश होते हैं तो आपको लगता है जैसे वक्त चले ही जा रहा है, कभी अगर आप दुखी होते तो आप चाहते हैं कि वो वक्त बहुत जल्दी बीते, और कभी कभी आप अपने सिचुएशन से इतने ज्यादा कठोर हो जाते हैं कि वक्त कैसा है आपको फर्क नहीं पड़ता जी। तो ये इसके ऊपर था। तो श्रुति जी, और भी कुछ शौक है आपको जिससे आप आरती के स्ट्रेस को दूर करते हो? मैं म्यूजिक बहुत सुनती हूँ, और मैंने जैसे आपको बताया मैंने गिटार बजाने की कोशिश की थी, तो मेरी कोशिश अभी भी जारी है, पर वो अभी तक हुआ नहीं है। बजा नहीं अभी तक गिटार आपसे? हाँ, मतलब मैंने एक्चुअली 2nd ईयर या 3rd ईयर में की थी, अभी तो पढ़ाई के चक्कर में उतना हो नहीं पाया मुझसे। तो वही, उसको छोड़ के मुझे किताबें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है। मैं अक्सर किताबें पढ़ती हूँ। तो पहले तो ऐसे नॉर्मली पढ़ती थी, आजकल कलर इन्वर्ट करके पढ़ती हूँ। कभी कभी आपका वो टॉक बैक यूज करके पढ़ लेती हूँ। अच्छा जी। तो श्रुति जी, हम जानना चाहेंगे एज ए फीमेल आपको क्या चैलेंजेस लगते हैं डिसेबिलिटी में जो आप फेस करते हो? देखिए, एज अ फीमेल मैं मतलब अपने व्यू पॉइंट नहीं, मैंने जितने लोगों से मुलाकात की उस हिसाब से मैं बता सकती हूँ आपको क्या चैलेंजेस लगती है। फीमेल्स को ऑलरेडी ये प्रॉब्लम होती है कि उनको पग पग पे अपनी पढ़ाई को लेके सुनना पड़ता है कि इसे पढ़ा के क्या फायदा होगा। हाँ जी।
और दूसरे कंसर्न ये होती है कि लोग सबसे ज्यादा मतलब फोकस करते हैं कि शादी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, मतलब ऐसे भी फीमेल्स फेस करती है कि इसे ज्यादा मत पढ़ाइए फिर शादी नहीं होगी, और जब आरपी हो जाता है तब बड़ा वाला कंसर्न आपका शादी बन जाता है। उसको छोड़ के क्योंकि आपको आरपी है तो सेफ्टी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मैं एक सबर्बन एरिया में रहती हूँ, मुझे रेगुलरली ट्रैवल करना पड़ता है, और जब से मुझे आरपी हुआ है मुझे अपनी सेफ्टी का डर ज्यादा लगता है कि मैं हेल्प भी मांगू तो किससे मांगू, कोई अच्छा होगा या नहीं होगा, वो भी मुझे बहुत सोचना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बहुत फॉर्चुनेट रही हूँ कि मुझे अपने एजुकेशन फील्ड में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस करना पड़ा है शुरू से। तो अदरवाइज सभी बहुत सहते हैं। आपको कहीं प्रॉब्लम आई हो फीमेल होने के नाते, डिसेबिलिटी में कुछ कहीं पे? फीमेल होने के नहीं जी, मैं बोला ना मैं बहुत ज्यादा एंटाइटल्ड हूँ कि मुझे इस टाइप का ट्रबल नहीं हुआ। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे तो मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि कोई ट्रबल। सभी ने आपको सपोर्ट किया तो आपको वो कमी महसूस नहीं हुई आंखों की अपनी? हाँ, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। तो श्रुति जी, इन फ्यूचर आपका क्या सपना है, कोई ड्रीम है आगे, आप क्या बनना चाहती हो? मैं फिलहाल बहुत कंफ्यूज हूँ इस लॉकडाउन में, मतलब मेरा जॉब का ज्वाइनिंग डिले हुआ था तो मेरा मतलब आपका एक तो कॉर्पोरेट सेक्टर में आगे बढ़ने का ड्रीम है, बट मैं साइमल्टेनियसली आपका जस्ट इन केस मेरे लिए कुछ वर्कआउट नहीं किया तो मैंने गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी भी साथ में चालू कर दी थी कि अगर मुझे किसी मतलब मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे जॉब लग जाएगी इस सेक्टर में। मतलब मैं जब इंटरव्यू के लिए गई थी ना, मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं एकदम मतलब जैसे लोग स्ट्रेस्ड होते हैं कि पता नहीं क्या होगा, मैं गई थी मुझे बस एक्सपीरियंस करके आना है, मुझे एक बार बस देना है, मुझे जानना है कैसा होता है। मुझे नहीं पता था मेरा होने वाला है और मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे सपोर्ट मिलेगा उस जगह पे भी। मतलब मेरा जब आप क्लास में देखेंगे जब मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ था मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी क्लास में, बल्कि बाकी सब लोग जो थे उतने एक्साइटेड नहीं थे। तो वो लोग मेरा मुंह देख रहे थे कि यार इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही है। और मैंने इंटरव्यू टेक्निकल राउंड में मैं हंसा रही थी लोगों को, अपने इंटरव्यूअर्स को मैं हंसाने पे आ गई थी। और उसके बाद में मतलब मैं जब इंटरव्यू देने के लिए देकर निकली हूँ, मैं अपने कॉलेज से निकल गई थी, 5 लोग सिलेक्ट हो गए थे। मेरी एक दोस्त थी जो कि मुझे वापस लेने के लिए आई बस स्टैंड से कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है, तुम वापस आओ, तुम्हारा एक और राउंड होएगा। फिर जाके उन्होंने मुझे बैठाया, मुझे सिलेक्ट किया, मुझे कंसोल किया। तब तक मुझे नहीं पता था कि मैं ये कर सकती हूँ। ये तो श्रुति जी एकदम फिल्मी स्टाइल हो गया जैसे अमिताभ बच्चन का हुआ था। हाँ, बहुत हद तक। इनफैक्ट आपको मतलब मुझे जो फाइनल वाला जो रिजल्ट है ना वो भी मुझे इसलिए मम्मा के थ्रू पता चला। मेरा जो नंबर था वो गलत नंबर दिया हुआ था, तो मेरी मम्मा के पास कॉल गया। मम्मा ने मुझे नंबर पे कॉल किया कि तुम्हें पता है तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। मैंने मम्मा को बोला मम्मा आपको कैसे पता हो सकता है, नंबर तो मेरे पास है मेरा। मम्मा ने बोला बेवकूफ तूने गलत नंबर दिया था। अच्छा, आपने अपनी मम्मी का नंबर दिया? हाँ, तो मम्मा ने बताया। फिर मैं घर आई तो मम्मा एकदम वेट कर रही थी मेरा, और मैं सीढ़ी चढ़ के मेरी जो मायूसी थी वो स्माइल में कन्वर्ट हुई और एकदम खुश हो गई थी मैं। तो ऐसा आपका वही कॉन्फिडेंस काम आया होगा इंटरव्यू के वक्त, जो आपने उनको हंसाया, कॉन्फिडेंस दिखाया उनको अपना। हाँ, सब यही बोलते हैं कि मतलब मैं इतनी ज्यादा चिल्ड आउट थी कि शायद वो उन्हें बहुत भाग गया। वो मुझे कह रही थी कि आप बहुत पॉजिटिव हो। श्रुति जी, आपकी मोबिलिटी कैसी है? आप अभी वॉक कर सकती हो अकेले खुद से? मैं आपका लॉकडाउन से पहले तक काफी हद तक वॉक वगैरह करती थी, अभी रिड्यूस होने लगी, अभी फॉल हुआ है। तो मुझे डे में फिर भी मतलब मैं जगह जानती हूँ तो उतना तकलीफ नहीं होता है, पर रात में काफी दिक्कत होती है। तो मैंने एकदम रिसेंटली ऑर्डर प्लेस ही किया अमेज़न पे कि मैं केन खरीदूंगी। मैंने घर पे भी करना चाह रहे हो? हाँ जी, मैं केन यूज करना चाहती हूँ। तो मैंने घर पे किसी को बताया नहीं कि मैंने ऑर्डर प्लेस किया। मम्मा ने पूछा तुम्हारी तकलीफ इतनी बढ़ गई है क्या? तो मैंने केन का ऑर्डर प्लेस किया। मैं बहुत क्या बोल सकते हैं आप, स्केप्टिकल हूँ केन यूज करने में, बट मैं शेयर कर रही हूँ कि देखिए ये कैप्टन अमेरिका का वाइट लाइट सेबर है, ये तो मेरा पावर टूल है, मैं तो इसे आराम से लेके चल सकती हूँ। जी, उसको कमजोरी नहीं, उसको हिम्मत बनाना चाह रही हो आप? हाँ, मैं उसे हिम्मत बनाना चाहती हूँ। हाँ, तो आपको विजन की वजह से कभी कोई प्रॉब्लम आई?
हाँ मतलब मुझे ऐसा आपका सेकेंड ईयर से ही प्रॉब्लम आता था, रात वाला जो है वो प्रॉब्लम रहता ही था क्योंकि मैं नाइट ब्लाइंड रही हूँ शुरू से। रूट जो है एक बार फेमिलियर हो जाने के बाद मुझे याद हो जाता था तो मुझे थोड़ी तकलीफ कम होती थी। एडवांटेज ये है कि मेरा घर स्टेशन के बहुत पास है तो मुझे उतना तकलीफ नहीं होता है, और मतलब हर बार कोई ना कोई तैयार रहता है कि जस्ट इन केस तुम्हें लाना हो तो बोल देना। तो एक बार एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोग कॉलेज का डिजर्टेशन लिखने के लिए एक प्रोफेसर के पास गए हुए थे, और प्रोफेसर जो है उनका सेंटर बहुत दूर था, तो उनसे घर तक का रूट कुछ ऐसा था कि मुझे वहां से चल के मेट्रो तक जाना होता था, फिर बस पकड़नी होती थी, फिर ट्रेन पकड़ना होता था। तो एक दिन मैं ऐसे ही रात को 9:30-10 बजे तक मेट्रो से उतर रही थी, और उस दिन मेरे पास कोई था नहीं, कभी कभी कोई होता था, उस दिन कोई नहीं था। तो मैं उतरी और वहां मेट्रो की जो सीढ़ियां होती है, मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और देख के लग रहा था कि मैंने नशा किया हुआ है कोई। अब एक जन मुझे बहुत देर से, एक फीमेल थी, और मुझे बहुत देर से देख रही थी कि इतना अजीब क्यों चल रही है, कुछ हुआ है क्या। तो उसने थोड़ी देर बाद थोड़ी हिम्मत करके मुझे अप्रोच किया, उसने मुझे पूछा कि आपको क्या कोई हेल्प चाहिए, आपको मतलब आप कुछ गड़बड़ है आपके साथ में। तो मैंने बोला हाँ जी, मुझे दिखाई नहीं देता है रात में, एंड मेरी ऐसी भी विजन थोड़ी लो है। तो उन्होंने, वो एक बार के लिए शॉक हो गए क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे ये वाली ट्रबल हो सकती है। तो उन्होंने मुझे पकड़ा और उन्होंने बोला लगा हुआ कि आपने ड्रिंक कर रखा है। हाँ जी, उनको ये लग के रखा था। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, उन्होंने हाथ नहीं, पहले तो मुझे गाइड किया क्योंकि मैं एक साइड वॉक पे वॉक कर रही थी और वो बगल के रोड पे वॉक कर रही थी। तो उसके बाद मैं उतरी वहां से, फिर उन्होंने बोला कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बस तक ड्रॉप करूंगी। तो वो मुझे बस तक चढ़ाई, फिर उससे मुझसे पूछा कि आपको कहाँ जाना है, तो पता चला हमारा रूट ऑलमोस्ट सेम है। तो उसके बाद में मतलब वो मुझे सिर्फ स्टेशन तक नहीं, वो मुझे ऑलमोस्ट मतलब वो मेरे घर के एक स्टेशन बाद ही रहती थी, तो उन्होंने मेरे स्टेशन तक मुझे ठीक से ड्रॉप किया था। तो वो एक काइंडनेस का बहुत स्वीट इंसिडेंट मुझे याद है। तभी आपको लगा होगा कि मुझे केन लेकर निकलना चाहिए ताकि केन से लोग आसानी से समझ सके कि इन्हें हेल्प की जरूरत है। हाँ, और मतलब मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में भी एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड ने मुझे हेल्प बोला था कि तुम्हें केन के लिए ऑप्ट करना चाहिए क्योंकि उससे तुम्हें बहुत इंडिपेंडेंस मिलेगा, तुम ज्यादा जगह पे आ जा पाओगी जी। मतलब मैं जितनी बार ओपन अप हुई हूँ इसके बारे में, मुझे अच्छी एडवाइस मिली है कि आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो, आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। तो श्रुति जी, आप अपनी को लोगों से छुपाते हो या तुरंत ही सबको बता देते हो कि मुझे डिसेबिलिटी है? कि सबको नहीं बताती हूँ कि मुझे ये है। मतलब देखिए, जब एकदम डायग्नोज हुआ था ना, तब मुझे पता नहीं था मुझे बताना है क्या, क्योंकि मैं खुद शॉक में थी। मैंने अपना स्ट्रीम लूज किया था, अपनी ड्रीम लूज की थी। तो मैं सोच रही थी कि मैं किस बेसिस पे बताऊं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के रिएक्शंस मिल जाते हैं। उसके बाद मैं धीरे धीरे खुलना चालू किया, पर उस समय उतनी ट्रबल नहीं थी कि मुझे बताना पड़े। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, मुझे मास्टर्स में बताने की जरूरत पड़ी थी। अब मैं काफी हद तक खुल के बता सकती हूँ। दो मैं देखती हूँ कि इंसान कितना एक्सेप्टिंग हो सकता है, और जनरली मैं खुल के बता देती हूँ। आपने पूरी तरीके से इसे एक्सेप्ट कर लिया है और बताने में आपको शर्म महसूस नहीं होती कि मुझे प्रॉब्लम है। जी श्रुति जी, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और श्रुति जी, आप हमारी पहली फीमेल पार्टिसिपेट हो जिसने इतनी हिम्मत करी हमारे मंच पे आके अपने एक्सपीरियंस शेयर करने की। आई होप और भी लोग आए और अपनी एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि मैं भी बहुत अमेजिंग लोगों से मिली हूँ इसकी वजह से। तो श्रुति जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप कुछ मैसेज देना चाहोगे जाते जाते हमारे फीमेल लिसनर्स को जो आपकी जैसी डिजीज के साथ जूझ रहे हैं? मैं बोलना चाहूँ, ये एक कविता है मोस्ट प्रोबेबली आपके हरिवंश राय बच्चन की द्वारा जी। इसकी एक लाइन है, इसका लाइन कहता है, नीड का आह्वान फिर से सॉरी, ये एक्चुअली कहता है कि जब जैसे वो एक घोंसले को रेफर करते हैं कि जब एक पक्षी होता है, उसे एक घोंसला बनाना होता है और एक तूफान आ जाता है, तो वो घोंसला जो है टूट जाता है, बिखर जाता है, लेकिन वो पक्षी हार नहीं मानता। वो पक्षी वापस से तिनकों से एक नया घोंसला बनाने लगता है और वापस से एक सृष्टि का आह्वान होता है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, एक बार टूटे हो, बार बार टूटोगे, लेकिन बाद में कुछ नया और बहुत कुछ सुंदर बन के आएगा। श्रुति जी, बहुत हौसला है आप में, बहुत स्ट्रॉन्ग हो। हम आपके हौसले को सलाम करते हैं। थैंक यू। और आप भी हम लोगों का हौसला बनाते रहिए और अवेयरनेस ऐसे ही स्प्रेड करते रहिए। जी, हम तो हर थर्सडे शो लेकर आते हैं आपके लिए, ताकि सुनने वालों को मोटिवेशन मिले कि हम भी कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्रुति जी। जी।
आपका भी शुक्रिया। स्टे ट्यून टू रेडियो उड़ान। जी, तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी शो में जिसका नाम है लाइफ गोज ऑन, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।